आजकल समाज में हम एक ऐसे रोग के बारे में देख रहे हैं जिसमें कि हमारा दिल दिमाग एक भय या खौफ के साए में हमेशा रहता है। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम इस रोग को बार बार महसूस करते हैं और देखते हैं। ये रोग है क्या? ये रोग है असामाजिक तत्व या एंटी सोशल एलिमेंट का जगह जगह पर, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी और शहरों शहरों पाया जाना। मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस रोग पर, असामाजिक तत्व या एंटी सोशल एलिमेंट। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं जिन घटनाओं का फिलहाल जिक्र करूँगा ये लखनऊ के आसपास की ही घटनाएं हैं। जिसमें पहली घटना है ब्रिजधाम कॉलोनी सीतापुर रोड की। ये घटना आज से करीबन 2 हफ्ते पहले घटी, जिसमें कि कॉलोनी में लोगों जैसे आजकल हॉस्टल खोल देते हैं और उसमें स्टूडेंट्स को रखते हैं, तो उस कॉलोनी में स्टूडेंट्स को रख लिया गया और मकान मालिक को वहाँ के रहने वालों ने इस बात के लिए मना भी किया कि प्लीज़ ये ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के परिवार भी रहते हैं और इससे दिक्कत होगी। लेकिन ये कहिए कि उनको पैसा अच्छा मिल रहा था, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को रख लिया और आए दिन स्टूडेंट्स के बीच में आपस में झड़प होती रहती थी। और जिस दिन की ये घटना है उस दिन रात में करीबन 12 बजे दो गुटों में झगड़ा हुआ और उस घर के सामने के घर में जो रहने वाली सारिका श्रीवास्तव, जो उस समय रात में खाना खाने के बाद छत पे टहल रही थी, तो उन्होंने उनको आगाह किया कि अगर आप लोग इस तरह शोर शराबा करेंगे तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। इस बात से गुस्साए उन युवकों में से किसी ने उन पर गोली चला दी और उनको हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो गया है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट थे या स्टूडेंट थे, क्योंकि इस तरह के हॉस्टल में रहने तो स्टूडेंट आते हैं, लेकिन इनमें इनके पास कहाँ से ये पिस्टल आती है, कहाँ से इस तरह के असलहे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ये स्टूडेंट थे, ये भी खतरनाक बात है। अगर एंटी सोशल एलिमेंट स्टूडेंट बन के रह रहा है तो ये भी समाज को सोचने की बात है, सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। आइए हम दूसरी घटना की बात करें। दूसरी घटना है सीतापुर रोड के बाद हमारे फैज़ाबाद रोड, जो अयोध्या जाती है रोड, उसकी घटना है कि एक थार सवार युवक एक पिकअप के ड्राइवर को रास्ते में थोड़ी सी टकराने की वजह से मारपीट हो रही थी और सुमित ओझा नाम का एक युवक उधर से गुजर रहा था। उसने उनको रोकने की कोशिश की कि ये झगड़ा ना हो और उस पर गुस्सा है थार सवार युवकों ने उस पर गोली चला दी और सुमित ओझा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तीसरी घटना है वृंदावन कॉलोनी लखनऊ की, जिसमें कि मोबाइल को लेके दो गुटों में झगड़ा हुआ और जिस घर के सामने झगड़ा हो रहा था उस घर के जो भी ओनर थे उन्होंने आके उनको रोकने की कोशिश की। इस पर उसमें एक गुट ने उनको धमकी दी और करीबन 4-5 दिन बाद आके उनके घर पे पथराव भी किया और जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस के आने के पहले वो वहाँ से भाग गए। इसकी वजह से वहाँ भी एक दहशत का माहौल हो गया। लोगों की ये नहीं समझ में आ रहा है कि 15 लोग ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं या वहाँ के रहने वाले कुछ गुंडे एलिमेंट हैं। ये किस तरह का, ये ऑर्गेनाइज टाइप के लोग कहाँ घूमते रहते हैं। तो ये भी एक विषय है कि ये स्टूडेंट थे या किसी पार्टी को बिलोंग करते थे। चौथी घटना बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना ये है कि लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास एक शादी समारोह चल रहा था और बारात आने के कुछ घंटे बाद ही शादी शुरू होने के पहले कुछ स्टूडेंट्स खाना पीना खाने के लिए अंदर घुसे और वो कुछ बात कैसे आगे बढ़ी। थोड़ी देर में बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ आते हैं और पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। दूल्हा दुल्हन उनके परिवारजनों को वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। यहाँ फिर ये प्रश्न उठता है कि ये स्टूडेंट थे या एंटी सोशल एलिमेंट थे। अगर ये स्टूडेंट थे तो ये बहुत गंभीर विषय है कि स्टूडेंट इस तरह की हरकत कर रहा है, और अगर ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर रह कैसे रहा है। इसलिए हमें इस पर एक एनालिसिस तो करनी पड़ेगी कि ये भय का वातावरण कहीं भी बन जाता है, ऑल ऑफ सडन ये क्रिएट होता है और जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो उनको भी इन्हें समझ में आता है कि किस तरह से इस इस समस्या से निपटा जाए। अब इनकी उपस्थिति को अगर देखें तो ये कैसे कैसे अलग अलग जगहों मौजूद होते हैं। या घर के आसपास की जो दुकानें होंगी, खासकर पान की दुकान होगी, तो वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट हो जाता है। दूसरा है कि उस इलाके में रहने वाले जो शरीफ लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनका वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। फिर शराब और बियर बार जो आजकल
खुल जा रहे हैं, सरकार लाइसेंस देती है। कुछ तो लाइसेंस के नाम पे थोड़ी होते हैं, कुछ उसके आड़ में उसको बढ़ा भी लेते हैं, तो वो भी उपद्रव की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि पीने के बाद वैसे भी सबको पता है कि किस तरह की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। फिर आपको बसों में, मेट्रो में अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हुए लोग दिख जाएंगे। और कुछ इस तरह की घटनाएं जैसे होती हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में शीशों पे ब्लैक फिल्म लगा के ये लोग अगल बगल से गुजरते हैं, तो उससे भी एक भय का वातावरण होता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो होता रहता है। फिर एंग्री बिहेवियर, एग्रेशन जो यंग जनरेशन का है, ये भी बढ़ रहा है। और जो कार सवार हैं ये जनरली लोगों की गाड़ियों को ब्लॉक कर देते हैं, इनको चेस करते हैं। इस बीच सड़क पे खड़े होके फ़ोन से बातें करना, इनके आसपास 4 लोग हथियार लेके खड़े मिल जाएंगे। और इसकी वजह से लोगों को अपनी फिज़िकल और जो लाइफ को लेके थ्रेट सा बना रहता है। लोग इनसे उलझना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि इनसे बच के निकल लिया जाए, क्या ज़रूरत है इनसे बहस करने की। कुछ डेंजरस ड्राइविंग भी करते हैं लोग। इनके जो गेस्चर होते हैं ये बड़े ऑब्सीन गेस्चर बना के खड़े रहते हैं। आप आप अपनी नज़र बचा सकते हैं, आप इनको नहीं रोक सकते। आपके गुजरने पे ये रेसिस्ट कमेंट करेंगे, एंटी फेमिनिस्ट कमेंट भी ये करेंगे, इसको भी रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा चेंज जो आजकल देखा गया है, जो बच्चे 9 टू 12th क्लास तक के हैं, ये स्कूलों के बाहर, इवन अब तो ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि स्कूल की प्रीमाइसेस के अंदर ये अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौज इन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये समझ में नहीं आता इनके परिवारों का क्या माहौल ऐसा है। स्कूल में तो ऐसा टीचर्स तो बात करते नहीं, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब अगला प्रश्न उठता है कि ये बिहेवियर आता कहाँ से है। तो बिहेवियर जो इसकी जो प्राइमरी पाठशाला हो सकती है वो है कि आपका घर, कई घरों को मिला के जो सोसाइटी बनी उसका माहौल हो सकता है। घर में पेरेंट्स किस ढंग से बात कर रहे हैं, या घर में आपस में बातचीत करने का तरीका क्या है, वर्क प्लेस पे लोग किस ढंग से बात कर रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ये इस तरह के व्यवहार को जब देख के बड़े हो रहे होते हैं तो वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये शायद बिहेवियर, जो कॉमन बिहेवियर नॉर्मल कॉमन प्लेसेस पे होता है, शायद यही बिहेवियर ठीक है। दूसरा बड़ा रोल जो मुझे दिखता है वो है फिल्मों का। मुझे जहाँ तक याद है कि फिल्मों में जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो जनरली समाज की लैंग्वेज बनती है। फिल्म वाले ये कहते हैं कि जो समाज की लैंग्वेज है वही फिल्मों में यूज़ की जाती है। मैंने बहुत पहले नौशाद अली जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे 1950 से 1970 के दशक के, बहुत ही शानदार म्यूज़िक दिया, जिन्होंने मुगले आज़म, बैजू बावरा या मदर इंडिया जैसी फिल्मों का म्यूज़िक दिया। उनसे एक बार ये प्रश्न भी किया गया कि क्या समाज में जो हो रहा होता है वो म्यूज़िक आप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि समाज के हिसाब से म्यूज़िक हम नहीं बनाते, हम जो म्यूज़िक बनाते हैं वही समाज का टेस्ट बन जाता है, क्योंकि जो हम परोसते हैं वही वो खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो समाज चाहता है या समाज में हो रहा होता है हम वही बनाते हैं, तो वो पैसे के लिए करते हैं। मगर आप अगर किसी समाज के कोर्स ऑफ डायरेक्शन डिसाइड करने जा रहे हैं तो आप जैसा, चूँकि आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप जैसा करेंगे वैसा ही फॉलो किया जाएगा। इसमें एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड की भी बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह, और अब तो लड़कों को भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। इसमें एक सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू मुझे याद है कि जब उस सचिन तेंदुलकर को कहा गया कि आप लिकर का ऐड कर दिए या किसी धूम्रपान करने वाली किसी कंपनी का ऐड कर दीजिए, तो उन्होंने इस बात के लिए साफ इनकार किया कि मैं सारे ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह के ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में मैं लोगों के लिए आइकन हूं और मैं जो करता हूं वो लोग फॉलो करते हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी जनरेशन खराब हो जाए। तो ये काबिले तारीफ है सचिन तेंदुलकर का ये स्टेटमेंट या नौशाद जी का ये स्टेटमेंट। तीसरा है कि स्कूल में टीचर का सम्मान न होना। कुछ पेरेंट्स कह लीजिए कि वो टीचर का सम्मान करते ही नहीं, उन्हें लगता है मैंने पैसा दिया है तो मैंने सबको खरीद रखा है, और वो बच्चे में यही बात डाल देते हैं। तो बच्चा भी स्कूल जाता है तो कई बार टीचर से वो कह देता है सर फीस देता हूँ, कोई फ्री में नहीं पढ़ता।
तो ये सारी चीज़ें असर डालती हैं छोटे-छोटे लेवल पे, जो बाद में बड़े लेवल पे सड़क पे नज़र आने लगती है, आपके इर्द-गिर्द नज़र आने लगती है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो जो समस्या के रीज़न है वही उसके सॉल्यूशन है। फ़िल्मों पे नियंत्रण, इस तरह की भाषा पे सरकार कर सकती है, सेंसर लगाया जा सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप स्वतंत्र हैं मगर आप स्वच्छंद नहीं हो सकते। दूसरा, उन परिवारों से तो उम्मीद करना बेकार है जिनके बच्चे बड़े होकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जो ज़्यादा हैं संख्या में, 90% से ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो घर में अभी भी बच्चों को ठीक से अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, लेकिन ये भय का वातावरण 10% ही बनाते हैं, 90% लोग तो भय में ही रहते हैं। तो वही अपने बच्चों को फिलहाल ठीक कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ शेयर करता हूँ कि बहुत पहले एक किसान ने कुछ अपने पेड़ लगाए, एक नया सा पौधा लगाया था और उसी दौरान उसने अपने बच्चे को एक कुल्हाड़ी खरीद के दी। तो वो बच्चा अपनी कुल्हाड़ी लेके उसके बन लगाए हुए बाग में घुस गया और वो जगह जगह जहाँ पे कुल्हाड़ी उसका मन होता तो मार देता था। तो उसने जो नया पौधा लगाया था उसने उस कुल्हाड़ी को उस पे मारा और वो पौधा पूरा धराशायी हो गया। शाम को जब उसे पता चला कि उसके बाग में इतने पौधे या पेड़ कट गए हैं, तो उसने पूछा अपने लड़के से कि ये क्यों किया। तो उसने खैर ईमानदारी से बात स्वीकारी और कहा कि बस मैंने कर दिया। तो उसकी ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने सच बोला, लेकिन आइंदा से ये नहीं करना, क्योंकि तुम्हें जो हमने हथियार दिया है यानी कुल्हाड़ी, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। ये कहानी है जॉर्ज वॉशिंगटन की। लेकिन जब हम अपने बच्चों को बाइक देते हैं, फोर व्हीलर देते हैं, या उनको जब वो हथियार लेके चलता है, तो ये कौन से पेरेंट्स हैं जो बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं? तो क्या वो उसको अच्छा यूज़ करना सिखा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों का अच्छा यूज़ हो नहीं सकता। आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप उन साधनों से जाइए जहाँ पे स्टूडेंट को जिस तरह से जाना चाहिए। पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कॉलेज में और स्टूडेंट्स को ये जताने की कोशिश करें कि आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। तो आप फिर समाज को एक बहुत बड़ा रोग ही दे रहे हैं और वो रोग घूम रहा है चारों तरफ। अगली बात आती है कि क्या हम पनिशमेंट का कोई सिस्टम गवर्नमेंट इसमें बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। तो आइए हम कुछ देशों के पनिशमेंट सिस्टम पे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की क्राइम करने में 5 साल का पनिशमेंट है। साथ ही साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाता है जो $1 लाख तक का है, और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की सज़ा होती है। न्यूजीलैंड में 7 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, उसके अलावा फाइन इम्पोज भी किया जाता है। सिंगापुर में 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है, $5000 तक का जुर्माना है, लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। मज़ेदार बात यह है कि इस तरह के केसेस में जब बुक करते हैं तो वो ड्राइविंग का केस नहीं बनाते हैं, उनमें केस बनाते हैं एंडेंजरमेंट ऑफ लाइफ और क्रिमिनल न्यूसेंस क्रिएट करने का, और साथ ही इंटेंशन टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जब आप इस तरह के केसेस बनाते हैं तो फाइन इम्पोज करना या इम्प्रिजनमेंट कर में लंबी सज़ा होना थोड़ा सा आसान होता है। जज फिर इसकी लाइट में अपने केस को देखता है। गवर्नमेंट स्टेप क्या ले सकती है कि अपने यहाँ इस तरह के रूल्स बनाएं, इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की धाराएं लगाई जाएं अदर देन ड्राइविंग की, रैश ड्राइविंग या रेकलेस ड्राइविंग के अलावा इस तरह की धाराएं लगाई जाएं। इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो एक्ट हैं उससे रिलेटेड उसमें बदलाव किए जाएं जिससे कि सजाएं थोड़ी लंबी हो सकें, लोगों में डर पैदा हो, इनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, फ़ाइन इम्पोज किए जाएं। और जब इस तरह के जैसे कि गर्ल्स को लेके असॉल्ट करते हैं लोग, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसमें सोशल बायकॉट का भी एक प्रोविज़न होना चाहिए। प्रॉपर्टी को भी हम जब्त कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं। और एक सिस्टम और किया जा सकता है, अगर थानों से पुलिस लोगों से रेगुलर इंटरेक्ट कर रही है और बात कर रही है, तो वहाँ पे होने वाली जो सिचुएशन एनवायरनमेंट के बारे में पब्लिक पहले से बता दे, तो पुलिस प्रोएक्टिव होकर इस तरह की समस्याओं को पहले ही डील कर सकती है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम ओवरऑल सोल्यूशन तो क्या हो सकता है कि समाज अपना काम करे, परिवार अपना काम करे, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करे। अब बात आती है कि हम एथिकल और मॉरल वैल्यू को सोसाइटी में इम्बाइब करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है वो कानून
तो सिर्फ डिटरेंट का काम करता है। लेकिन जब तक सोसाइटी के अंदर हम सुसंस्कृत या सिविलाइज्ड नहीं होते, तब तक इन समस्याओं से लड़ना बहुत आसान नहीं होता है। तो हम इस पे ओवरऑल जब फाइनल कमेंट पे अगर आएँ, तो हम देखेंगे कि ओवरऑल जिम्मेदारी फिर फैमिली की, सोसाइटी की है। गवर्नमेंट के रूल सिर्फ डिटरेंट हैं, इसलिए इस पर ध्यान दें। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इस तरह के वीडियोस को और बनाऊं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।